आज के इस गहन विश्लेषण में ना हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही एक बेहद दिलचस्प स्रोत है। एक लीक हुआ व्हाट्सएप वॉइस नोट। हाँ, और ये कोई आम वॉइस नोट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भेजने वाला एक ऐसा इंसान है जो आज के समय में बेहद सफल है। वो इंसान मर्सिडीज चलाता है, उसके पासपोर्ट पर ना जाने कितने देशों के वीजा लगे हैं। हाँ, और वो जर्मनी के बर्लिन शहर में एक बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहा है। सही कहा। लेकिन इस ऑडियो में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये इंसान जिसने दुनिया की नजरों में मान लीजिए सब कुछ जीत लिया है, वो इस वॉइस नोट में अपने दोस्त राजू से बात करते हुए वो बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रहा है। और यही वो विरोधाभास है जो इस ऑडियो को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। क्योंकि देखिए, जब हम इस स्रोत का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल एक भावुक संदेश नहीं है। तो फिर ये क्या है असल में? ये पलायन या कह लें मानवीय मनोविज्ञान और अपनी जड़ों से उखड़ने की उस प्रक्रिया का एक बेहद दुर्लभ दस्तावेज है। एक ऐसा दर्द जिसे आमतौर पर हम सफलता के शोर में कहीं दबा देते हैं। एकदम सही बात है। और आज के इस विश्लेषण का हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो भी यही है। हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि जब कोई इंसान अपने सपनों की उड़ान भरता है तो उसकी असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है उसे। बिल्कुल। इस वॉइस नोट के जरिए हम मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव से लेकर बर्लिन तक के इस पूरे सफर को डिकोड करेंगे। और ये भी समझेंगे कि बाहर से दिखने वाली तरक्की की ये जो सीढ़ियां हैं, वो असल में इंसान के दिमाग और उसकी पहचान के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या करती हैं। सही कहा। तो चलिए सीधे धार के उस गांव में चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की नींव पड़ती है। स्रोत में जो शुरुआती विवरण है ना, वो सच में बहुत ही संवेदी है। हाँ, वो सुबह वाला हिस्सा। हाँ, सुबह के 5 बजे हैं, भयानक ठंड है और पिता की गूंजती हुई आवाज आती है, उठ जा बेटा, खेत जाना है। वो जो विवरण है ना, वो उस व्यक्ति की मूल पहचान को बहुत गहराई से स्थापित करता है। आधी नींद में उठना, नंगे पैर ठंडी मिट्टी पर चलना और माँ का वो चूल्हे पर रोटियां बनाना। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत ही खास बात का जिक्र किया गया है यहाँ पर। माँ हमेशा उस लड़के के बैग में ना एक अतिरिक्त रोटी ये कहकर रख देती थी कि कभी भूख लगे तो खा लेना। ये बहुत ही मार्मिक हिस्सा है ना? देखने में ये एक बहुत ही सामान्य सी घटना लगती है, लेकिन मैं यहाँ ये समझना चाहता हूँ कि वो एक अतिरिक्त रोटी इतने सालों बाद भी उस इंसान के दिमाग में इतनी गहराई से क्यों छपी हुई है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? इसका जवाब हमें हाई कॉन्टेक्स्ट संस्कृति यानी उच्च संदर्भ वाली संस्कृतियों के मनोविज्ञान में मिलता है। अच्छा। हाँ, देखिए, पश्चिमी या विकसित देशों में जो लो कॉन्टेक्स्ट संस्कृतियां होती हैं, वहां भावनाएं सीधे शब्दों में व्यक्त की जाती हैं। जैसे आई लव यू कहना। बिल्कुल। लेकिन धार के उस गांव जैसे परिवेश में जहां आर्थिक तंगी है और जीवन काफी संघर्षपूर्ण है, वहां प्रेम का प्रदर्शन शब्दों से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? वहां ये सुरक्षा प्रदान करने वाले कामों से होता है। तो वो रोटी महज कैलोरी नहीं थी उसके लिए? एकदम सही पकड़े आप। न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो दिमाग उस अतिरिक्त रोटी को एक इमोशनल आर्मर यानी एक भावनात्मक कवच के रूप में प्रोसेस करता है। वाओ। वो माँ बिना कुछ कहे अपने बच्चे के दिमाग को ये संकेत दे रही है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास एक सुरक्षा जाल है। ये एक ऐसा तंत्र है जहां भोजन सीधे तौर पर इंसान के सर्वाइवल यानी जीवित रहने और भावनात्मक जुड़ाव के न्यूरॉन्स को ट्रिगर करता है। ये सोचने वाली बात है। और स्रोत ये स्पष्ट भी करता है कि उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हाँ, ये उसी सुरक्षा जाल का प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर वो गांव, वो परिवार एक इतना सुरक्षित भावनात्मक घेरा था, तो फिर उसे तोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ी? स्रोत बताता है कि युवावस्था में वो इंसान एक दिन अचानक दिल्ली जाने की जिद पकड़ लेता है। माता पिता उसे रोकते हैं, पिता बिल्कुल चुप हो जाते हैं, माँ रोने लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही आम दृश्य है ऐसे मामलों में। फिर भी वो इंसान महज 2 जोड़ी कपड़ों के साथ दिल्ली निकल जाता है। दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो इस तरह की सुरक्षित जगह को छोड़कर एक अनजान खतरे की तरफ भागने को मजबूर करता है इंसान को? यहाँ असल में इंसान के दिमाग का डोपामाइन संचालित रिवॉर्ड सिस्टम हावी हो जाता है। अच्छा, डोपामाइन? हाँ, किशोरावस्था और युवावस्था में दिमाग का वो हिस्सा जो नई चीजों की खोज करने या कहें कि रुतबा हासिल करने और दुनिया को जीतने की चाहत रखता है, वो अक्सर सुरक्षा चाहने वाले हिस्से पर भारी पड़ जाता है। और विकासवादी मनोविज्ञान में इसे एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है। तो वो अपनी जिद पर दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन दिल्ली कोई सपनों का शहर तो था नहीं, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
वहां का यथार्थ बहुत अलग था। हाँ, स्रोत के अनुसार पहले ही दिन उसे ये वास्तविकता समझ आ जाती है कि इस महानगर में कोई उसका अपना नहीं है। वो फैक्ट्री में काम करता है, गोदाम में पसीना बहाता है, रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, मतलब एक कठोर बूट कैंप की तरह। हाँ, एक तपती हुई भट्टी कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल यह है कि यहां असल में क्या हो रहा है? जब एक गांव का लड़का इस तरह एक अंधी दौड़ में गिरता है तो उसके मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है? देखिए, क्लिनिकल भाषा में हम इसे कल्चर शॉक कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक भावना नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये असल में एक पहचान का विखंडन या आइडेंटिटी क्राइसिस है। पहचान का विखंडन? हाँ, धार में उस लड़के की पहचान उसके पिता के नाम से, उसके परिवार से जुड़ी थी। सही बात है। लेकिन दिल्ली की भीड़ में वो अचानक मजदूर नंबर 4 या फिर गार्ड साहब बन जाता है। गांव में जो सामाजिक सुरक्षा उसे घेरे हुए थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। और दिमाग इसे कैसे लेता है? दिमाग इसे एक गहरे सदमे की तरह लेता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। अगर दिमाग के लिए इतना बड़ा सदमा है, अगर ये अकेलापन और गुमनामी इतनी डरावनी है, तो इंसान पूरी तरह से टूट क्यों नहीं जाता? मतलब वो वापस धार क्यों नहीं लौट गया? ये संघर्ष उसे फौलाद कैसे बना देता है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। जब इंसान के पास वापस जाने का विकल्प मनोवैज्ञानिक रूप से बंद हो जाता है ना, क्योंकि उसने जिद में घर छोड़ा था। बिल्कुल, तो दिमाग एक रक्षा तंत्र यानी अपना डिफेंस मैकेनिज्म सक्रिय कर लेता है। इंसान के अंदर की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति, वो इतनी हावी हो जाती है कि वो पुराने भावुक इंसान को दबाकर एक नया कठोर व्यक्तित्व गढ़ लेती है। वाह! दिल्ली ने उसे सिर्फ मशीन चलाना नहीं सिखाया, दिल्ली ने उसके दिमाग को निरंतर फाइट और फ्लाइट मोड में काम करना सिखाया। उसने अपने अकेलेपन को ही अपनी ढाल बना लिया। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब दिल्ली ने उसे वो मानसिक कठोरता दी जो उसे अगले और शायद सबसे बड़े झटके के लिए तैयार कर रही थी। जर्मनी के लिए। हाँ, माता पिता के एक बार फिर मना करने के बावजूद वो सरहदें पार कर लेता है और बर्लिन पहुंच जाता है। लेकिन स्रोत के अनुसार बर्लिन का अनुभव दिल्ली से भी ज्यादा भयानक था। क्योंकि यहाँ भौगोलिक दूरी तो थी ही, उसके साथ साथ भाषाई और सांस्कृतिक अलगाव भी अपने चरम पर था। बिल्कुल सही। स्रोत में बताया गया है कि शुरुआती 6 महीनों तक वो इंसान बर्लिन में हर रोज रोता था। हर रोज? भाषा अनजान, लोग अनजान और बर्लिन की वो कड़ाके की ठंड, जहां फैक्ट्री में काम करते हुए उसके हाथ सुन्न हो जाते थे। लेकिन इस पूरे हिस्से में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना, वो है स्रोत में दिया गया एक बेहद खूबसूरत लेकिन दर्दनाक विरोधाभास। आप उस खाने वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? हाँ, वो इंसान वॉइस नोट में कहता है कि आज भी जब वो जर्मनी की ब्रेड खाता है तो उसे अपनी माँ के चूल्हे वाली रोटी की खुशबू आती है। क्या आप समझा सकती हैं कि ये कैसे संभव है? मतलब क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? नहीं, इसके पीछे बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजी है। इसे ऑल्फैक्टरी मेमोरी यानी गंध से जुड़ी स्मृति कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी मेमोरी? हाँ, हमारे दिमाग में जो हिस्सा गंध को प्रोसेस करता है ना, जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, वो सीधे तौर पर हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला से जुड़ा होता है। और ये हिस्से क्या करते हैं? ये दोनों हिस्से हमारी यादों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब वो इंसान बर्लिन की उस जमा देने वाली ठंड और अजनबीपन में अत्यधिक तनाव से गुजर रहा होता है, तो उसका दिमाग खुद को शांत करने के लिए, खुद को सांत्वना देने के लिए उस गंध को हैलुसिनेट करता है। हैलुसिनेट करता है मतलब सच में महसूस करवाता है? बिल्कुल, वो उस गंध को महसूस करवाता है जो उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी, यानी उसकी माँ की रोटी। बाप रे! वो ब्रेड उसका पेट जरूर भरती है, लेकिन उसका दिमाग उस ब्रेड के जरिए अपनी भावनात्मक भूख मिटाने की कोशिश कर रहा होता है। ये जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंसान का दिमाग जिंदा रहने के लिए क्या-क्या नहीं करता। सही बात है। और इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच उसकी जिंदगी में अन्ना की एंट्री होती है। हाँ, अन्ना। स्रोत बताता है कि अन्ना एक जर्मन लड़की है जो बहुत ही शांत और समझदार है। पहले उन दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार। वो घर पे बताता है, जाहिर है पिता नाराज होते हैं, माँ रोते रहे कहती है कि विदेश में शादी मत कर, लेकिन वो अन्ना से शादी कर लेता है। हाँ। अब यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर गहराई से रोशनी डालें। पूछिए। क्या एक रोमांटिक पार्टनर जो एक बिल्कुल अलग संस्कृति से आती है, क्या वो वाकई में उस पूरे गांव और परिवार की मनोवैज्ञानिक कमी को पूरा कर सकती है? मतलब क्या प्यार सच में इंसान को एक नया देश दे सकता है? मुझे थोड़ा फिल्मी सा लगता है।
आपका ये संदेह बिल्कुल जायज है और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि एक व्यक्ति कभी भी एक पूरे समुदाय या संस्कृति का विकल्प नहीं बन सकता। तो फिर अन्ना की भूमिका क्या थी? अन्ना ने उसके गांव की कमी को पूरा नहीं किया, बल्कि अन्ना ने उस शून्य में एक एंकर यानी लंगर का काम किया। लंगर का काम? हाँ। जब कोई इंसान एक ऐसे समाज में रहता है जो उसे पूरी तरह से पराया मानता है, तो उसका दिमाग लगातार ये सवाल करता है कि क्या मेरा यहाँ कोई वजूद है भी? बिल्कुल, एक तरह का अस्तित्व का संकट। अन्ना ने उसे वो वैलिडेशन दिया। अन्ना ने उसे महसूस कराया कि बर्लिन की उस ठंडी पराई जमीन पर कम से कम एक इंसान तो ऐसा है जिसके लिए वो अदृश्य नहीं है। अच्छा। तो अन्ना ने उसे एक नया देश नहीं दिया, बल्कि उसे उस नए देश में डूबने से बचा लिया। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला जवाब है। मतलब अन्ना एक सहारा थी, कोई पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जब वो इंसान अपनी जिंदगी में स्थिरता पा लेता है ना, तो एक नया और सबसे क्रूर संघर्ष जन्म लेता है। पहचान का संकट। हाँ। अब वो 2 बच्चों का पिता है, आरफ और लीना। स्रोत के अनुसार वे बच्चे जर्मन और हिंदी दोनों बोलते हैं। वो पिता अक्सर अपने बच्चों को गांव की खेत की फोटो दिखाता है और कहता है, ये तुम्हारा असली घर है। और ये दृश्य प्रवासी जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी को उजागर करता है, जिसे जेनरेशनल डिस्कनेक्ट कहते हैं। बिल्कुल। वो पिता उस खेत को अपनी रगों में महसूस करता है, लेकिन बच्चों के लिए वो महज एक 2D तस्वीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पिता के पास उन खेतों की सोमैटिक मेमोरी यानी शारीरिक स्मृति है। सोमैटिक मेमोरी? हाँ, उसने उस मिट्टी की ठंडक महसूस की है, उस चूल्हे की गर्माहट झेली है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ऐसा कोई न्यूरोलॉजिकल डेटा नहीं है। हाँ, सही कहा। पिता उस इतिहास को विरासत में देना चाहता है जो असल में अब हस्तांतरित किया ही नहीं जा सकता। और शायद यही एहसास उस पिता को अंदर से तोड़ रहा है, क्योंकि स्रोत आगे ये भी खुलासा करता है कि वो खुद कितना बदल चुका है। हाँ, जर्मन जीवन शैली। बिल्कुल। वॉइस नोट में वो इंसान स्वीकार करता है कि अब वो पूरी तरह से समय का पक्का हो गया है, नियमों का पालन करते हुए लाइन में खड़ा होता है, हर चीज की योजना बना के चलता है। वो जर्मन जीवन शैली उसके डीएनए में उतर चुकी है। और यहीं से वो डर पैदा होता है जो उसे रात में सोने नहीं देता, अजनबीपन का डर। पता है, मैं इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक उपमा देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक खास तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। मान लीजिए उसे धार ओएस कहते हैं। अच्छा, धार ओएस। हाँ, वो हार्डवेयर उस सिस्टम के साथ बिना किसी रुकावट के चलता था। लेकिन अब पिछले कई सालों से उस पर जर्मन ओएस चलाया जा रहा है। बहुत दिलचस्प उपमा है ये। बाहर से देखने पर मशीन बहुत तेज काम कर रही है, मल्टीटास्किंग कर रही है, सफलता हासिल कर रही है। लेकिन इस नए सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उस पुराने हार्डवेयर को लगातार एक एम्यूलेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिल्कुल, एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो अंदर ही अंदर मशीन को बहुत ज्यादा थका रहा है। ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। कॉग्निशन या संज्ञान की दुनिया में इस थकावट को कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। कॉग्निटिव लोड? हाँ। वो इंसान हर दिन अपने स्वाभाविक व्यवहार को दबाकर एक ऐसा व्यवहार कर रहा है जो उसने बाद में सीखा है। और इस प्रक्रिया में उसे ये डरावना सच समझ आ गया है कि अब वो पुराने धार ओएस पर वापस नहीं लौट सकता। मतलब उसे लगता है कि अगर वो अब वापस अपने गांव गया तो वो अपनों के बीच एक अजनबी बनकर रह जाएगा। सही कहा। इसी को समाजशास्त्र में माइग्रेंस पैराडॉक्स या प्रवासी जीवन का विरोधाभास कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जो 2 दुनियाओं के बीच के शून्य में फंस गया है। उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन जिस इंसान ने ये सफर शुरू किया था वो कहीं पीछे ही छूट गया है। बहुत गहरी बात कही आपने। और अब रात के सन्नाटे में जब वो बर्लिन में अपनी छत पर खड़ा होता है ना, तो उसका दिमाग एक बार फिर से हेलुसिनेट करता है। उसे आज भी अपने पिता की वही आवाज सुनाई देती है, उठ जा बेटा, खेत जाना है। और ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्त राजू को भेजा गया वो वॉइस नोट असल में कोई आम बातचीत है ही नहीं। ये इतने सालों से दोहरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने से जो घुटन पैदा हुई है ना, उसे बाहर निकालने का एक बेतहाशा प्रयास है। एक ऐसा दर्द जिसे वो अपनी जर्मन पत्नी अन्ना या अपने बच्चों को नहीं समझा सकता, क्योंकि उन्होंने वो धार कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से अपनी पुरानी पहचान की तरफ एक हताश पुकार है। तो अब हम इस गहन विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरे सफर का निचोड़ वॉइस नोट की उस आखिरी लाइन में छुपा है। वो आखिरी लाइन? हाँ, वो इंसान रोते हुए अपने दोस्त से कहता है, माँ और पापा से कहना मैं अभी भी उनका बेटा हूँ।
ये महज एक लाइन नहीं है। ये दिखाती है कि सफलता की उस चमचमाती हुई इमारत के ठीक नीचे अपनों से कटने का कितना गहरा सन्नाटा दबा हुआ है। बिल्कुल। वो आज भी उस वैलिडेशन, उस स्वीकृति को खोज रहा है जो शायद अब कभी संभव नहीं है। क्योंकि वो स्वीकृति जिस संदर्भ में मांगी जा रही है ना, वो संदर्भ ही अब खत्म हो चुका है, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। सही बात है। सफलता की ये सबसे बड़ी और अनदेखी कीमत है। वाह। जब आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए अपनी जड़ें काटते हैं तो वो घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरता। वाकई इस चर्चा ने सफलता के उस चेहरे को बेनकाब किया है जिसे हम अक्सर सोशल मीडिया या बाहरी चकाचौंध में नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? देखिए, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इंटरनेट, रिमोट वर्क और ग्लोबल कनेक्टिविटी ने दूरियों को बहुत कम कर दिया है। हाँ, वो तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर छूने के लिए हमें इस तरह का दर्दनाक पलायन करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आने वाली पीढ़ियां अपने धार के कमरे में ही अपने सपनों का बर्लिन बना पाएंगी? या फिर इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो जब तक अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर दूर की किसी अनजान मंजिल की तरफ नहीं भागता, तब तक उसे अपनी सफलता अधूरी ही लगती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या दर्द और विस्थापन सफलता की अनिवार्य शर्तें हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए।